ओ मेरे प्यारे देश भारत, मैं अरावली हूँ। वैसे पर्वतों का स्वभाव नहीं होता अपनी पीड़ा को जताना, लेकिन इसे युग का प्रभाव ही मानो कि मुझे अपना दर्द साझा करना पड़ रहा है। इसीलिए दिल थाम कर सुनो मेरी अरबों साल पुरानी कहानी। मैं तुम्हारे ही इस उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वतमाला हूँ, इतनी पुरानी कि जब तुम्हारे सबसे ऊंचे हिमालय का जन्म नहीं हुआ था। ये धरती अपनी आकृति खोज ही रही थी, तब मैं यहाँ खड़ी थी। इस देश पर बसने वाले मानवों और इन मानवों द्वारा बनाए कानून कायदों का तो इतिहास है ही कितना पुराना। मैंने युगों को बदलते देखा है, समय की अनगिनत आंधियां झेली है। मेरी उम्र करीब 2.5 अरब वर्ष है। पृथ्वी की सबसे प्राचीन स्मृतियों में से मैं एक हूं। क्या तुम्हें पता है कि मेरा नाम अरावली कैसे पड़ा? मेरा नाम संस्कृत के शब्द अर और अवली से बना है, यानी शिखरों की माला। मैं 800-900 किलोमीटर की एक यात्रा हूं, गुजरात से निकलकर राजस्थान के मध्य से ऊपर बढ़ती हुई हरियाणा और दिल्ली तक जाती एक तरह से एक प्राचीन रीढ़। मैं राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटती हूँ, पश्चिम का मरुस्थलीय राजस्थान और पूर्व का उपजाऊ नदी मैदानी राजस्थान। मेरी उपस्थिति ही इन दोनों के अस्तित्व का संतुलन है। भारत का राष्ट्रपति भवन जिस रायसीना पहाड़ी पर खड़ा है, वह भी मेरा ही हिस्सा है। तुम राजनीति देखो और मैं भूगोल, लेकिन जमीन के नीचे हमारी जड़ें एक ही हैं। हम एक ही हैं, पर लगता है कि तुमने मुंह फेर लिया है। मेरी स्मृतियां हैं प्रताप का संकल्प और चेतक की अंतिम छलांग। इतिहास मुझे सिर्फ एक नई पर्वत श्रृंखला के रूप में नहीं जानती। मैंने राजपुताना की आत्मा को अपनी घाटियों में धड़कते देखा है। मैंने कुंभलगढ़ की दीवारों के बीच ही महाराणा प्रताप का बचपन पला, और फिर उसी बच्चे ने आगे चलकर मुगल साम्राज्य को चुनौती देने की ताकत जगाई। ये मेरा महात्म्य है मेरे भारत। मेरी दर्रियों ने उसे छुपाया, संभाला और पोषित किया। हल्दी घाटी की लाल मिट्टी, जिसे प्रताप के रक्त और चेतक की वीरता ने चिरस्थायी बना दिया, वो गोद भी मेरी ही है। चेतक की वो अंतिम छलांग मेरे पत्थरों पर आज भी गूंजती है। जब इतिहास किताबों में खो जाता है, मेरी चट्टानें उस आवाज को अब भी संजोए रखती है। कितने साम्राज्य आए और गए, कितनी तलवारें गिरी और उठी, लेकिन मैं यहीं रही, बिल्कुल शांत और स्थिर। लेकिन भीतर से मैं अशांत उसी सभ्यता को देखते हुए जिसे मैंने सहारा दिया। मैं सिर्फ एक पहाड़ नहीं हूं, दर्रों, घाटियों और शिखरों का एक जीवित दस्तावेज हूं। मेरे हर दर्रे की अपनी एक अलग ही कहानी है। गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचाई पर मेरी सबसे ऊंची सांसें हैं। माउंट आबू की वो चोटी जहां हवा भी एक प्रार्थना सी लगती है। अचलगढ़ 1380 मीटर पर, जहां धर्म, युद्ध और आध्यात्मिकता एक ही रेखा में बंधे हैं। कुंभलगढ़ 1224 मीटर, मेवाड़ का अभेद किला जिसने राजपूत आन बान को अपनी गोद में पनपाया। तारागढ़ 873 मीटर, अजमेर की प्रहरी दीवार जिसे देखकर यही लगता है कि पर्वत भी निगरानी कर सकते हैं। मैं भारत की सबसे पुरानी सुरक्षा दीवार हूं। तुम अक्सर सोचते हो कि मैं सिर्फ एक पहाड़ हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि थार मरुस्थल के विस्तार को मैंने रोक रखा है, वरना आधा उत्तर भारत रेत में बदल चुका होता। मैं एक तरह से एक विंड बैरियर हूं। मेरी 90% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं, और यही छोटी पहाड़ियां राजस्थान से उठने वाली गर्म आंधियों को हरियाणा से दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकती है। यही मुझे दिल्ली एनसीआर की सांसें बचाने वाली ढाल भी बनाती है। मैं मानसून की हवाओं को मोड़ती हूँ, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के खेतों को भीगने के मौके देती हूँ। मैं ही भूजल का पुनर्भरण करती हूँ। नालियाँ, चट्टानें और घाटियाँ, ये सभी मेरे भीतर जल को संचित करती हैं। मेरी ही हथेली पर बनी है बनास, लूनी, साबरमती और साखी जैसी नदियां। मैं इनके और तुम्हारे जीवन का एक विस्तार हूं। मैं सिर्फ भूगोल नहीं,
बल्कि भारतीय सभ्यता की एक अत्यंत प्राचीन धरोहर हूं। मेरे ऊपर माउंट आबू है, जिसके जंगल जीवन से भरे हैं। मेरी छाया में कुंभलगढ़ अभयारण्य है, जहां वन्यजीव सांस लेते हैं। बाघों का घर सारिस्का मेरे कंधों पर टिका है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर मेरी शांत आत्मा का प्रतीक है। मैं इतिहास भी हूं, मैं संस्कृति भी हूं, मैं पर्यावरण भी हूं। मैं जीवित तो हूं, लेकिन बिल्कुल घायल। देश की रक्षा के बदले मेरे हिस्से सिर्फ और सिर्फ घाव आए हैं। तुम्हारे शहर बढ़े, तुम्हारी इमारतें उठी, और मैंने चुपचाप अपनी चट्टानें खोदी। मेरी करीब 25% पहाड़ियां अवैध खनन में काट दी गई। 1 लाख पहाड़ियों में से 1000 के आसपास ही ऐसी हैं जो अब 100 मीटर से ऊंची हैं। कभी मेरी चोटियां भी हिमालय से ऊंची थी, पर आज जो स्थिति है यह बदलते समय का ही एक प्रभाव है। मेरे निर्दोष प्राकृतिक साथी तेंदुआ, चिंकारा, नीलगाय और जंगली बिल्ली, सबके जीवन को तुमने संकट में डाल दिया है। अर्जुन, कैर, बबूल और सालार जैसे मेरे साथी पेड़ कमर झुकाकर खड़े हैं, जैसे कि पूछ रहे हो कि आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। क्या सिर्फ मनुष्य की ही कीमत है? पशु पक्षियों और वन्य जीवों की कोई कीमत नहीं? भगवान तो प्राणी और जीव जंतुओं में कोई भेद नहीं करता, फिर तुम कौन होते हो? अब तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट का ये नया आदेश मेरे लिए एक अंतिम आघात का फैसला लेकर आया है। तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट ने मेरी परिभाषा ही बदल दी। सिर्फ 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। इससे जो नीची हैं उनके लिए खनन का रास्ता खुलेगा, निर्माण होगा और धीरे धीरे मैं खत्म हो जाऊंगी। तो क्या मैं सिर्फ ऊंचाई हूं? क्या मेरी 90% पहाड़ियां जो 100 मीटर से नीची है, जो जहरीली हवा रोकती है, धूल थामती है, मौसम को संतुलित करती है, क्या वो अरावली नहीं है? अगर यह परिभाषा लागू हुई, फिर जो होगा वह सिर्फ मेरा ही अंत नहीं होगा। दिल्ली और उसके आसपास का इलाका रेगिस्तान हो जाएगा। सिर्फ दूषित हवा और कंकर भरी धूल का कटोरा बन जाएगा। सांस की बीमारी बढ़ेगी, खेती की उपजाऊ भूमि बंजर हो जाएगी, मानसून अपनी दिशा भटक जाएगा, जल स्तर अनजान गहराइयों में डूब जाएगा। ऐ मेरे भारत, अंत में और भी सुनो। जैसलमेर भी करोड़ों वर्ष पहले तैथिस सागर था, लेकिन आज रेगिस्तान है। यह भी समझ लेना, अगर मेरा अस्तित्व गया तो अगला रेगिस्तान दिल्ली, हरियाणा बनेगा। मैं अरावली हूं, तुम्हारी सबसे पुरानी निशानी। मैं समय को हराती आई हूं और अब तुमसे बस यही चाहती हूं कि मेरी रक्षा करो, क्योंकि अगर मैं टूट गई तो ये धरती तुम्हारे भविष्य को संभाल नहीं पाएगी। ये सीधे सीधे हमारे घरों पर हमला है, और ये इस प्रकार का निर्णय है कि जो 100 मीटर से कम है उसे काट दिया जाए। तो होगा ये कि कहीं पर चोटी आपको दिखेगी और फिर अनेकों किलोमीटर तक साफ होगा, फिर एक चोटी नजर आएगी, और फिर एक प्रतियोगिता शुरू की जाएगी कि अरावली ढूंढो प्रतियोगिता, कि अरावली को ढूंढा जाए। क्योंकि अरावली फिर तो दिखेगी नहीं, उसे खोजना पड़ेगा। और फिर जो आंधियाँ हैं, फिर जो मरुस्थल बढ़ेगा, फिर जो वर्षा का जो सिस्टम है सारा, वो पैटर्न सारा बदलेगा। उसका परिणाम कौन भुगतेगा? इससे आप करना क्या चाहते हो? कि सिर्फ खनन, सिर्फ निर्माण, यही जीवन है? आपसे कुछ अच्छा नहीं हो पाता, आप व्यवस्थाओं में कुछ अच्छाइयाँ नहीं ला सकते। भारत का अर्थ भ्रष्टाचार हो गया है, इसमें आप अगर सुधार नहीं कर सकते तो वो तो ना करो, पर जो है सिस्टम, जो बचा हुआ सिस्टम है, उसको तो बचा के रखें। हमारी नदियाँ हैं, हमारे पर्वत हैं, हमारे जंगल हैं, कम से कम इनको तो बख्शा जाए, वरना फिर जीवन संभव ही कैसे होगा? तुम्हें केंद्र सरकार ने एक परिभाषा दी अरावली की, और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। उसके तहत अरावली पर्वत श्रृंखला की जो पहाड़ियाँ 100 मीटर से नीचे हैं, उन्हें अरावली नहीं माना जाएगा। अर्थात वो वन संरक्षण से बाहर हो जाएंगे और उनमें खनन, उनमें निर्माण आदि की छूट मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये परिभाषा तय हुई है, और इस परिभाषा का परिणाम ये होगा कि अरावली पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। उसका कारण ये है 90% जो अरावली है वो 100 मीटर से नीचे ही है, 10% ही उससे ऊपर है। अब ये क्या बेतुका निर्णय उन्होंने किया है और इसका क्या असर होगा, या तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा,
या वो समझने की जानबूझकर कोशिश नहीं कर रहे। ये समझ में नहीं आता कि आप लोग कौन होते हैं अरावली की परिभाषा तय करने वाले। कोई अब इंसानों में कर दिया जाएगा, जो इंसान 6 फुट का वो तो इंसान है और जो 5.5 फुट का वो इंसान नहीं है। तो इंसान और अरावली में क्या फ़र्क है? इंसान सांस लेता है, अरावली सांस लेती है। वो लाखों जीव जंतुओं का सहारा है, उसके कारण से हम जीवित हैं। हम इसकी छत्र छाया में पले हैं, बड़े हैं। हमारा गौरव है, हमारा मस्तक है, हमारा माथे का मोड़ है अरावली। राजस्थान के लगभग 13 जिलों से होकर ये निकलती है और अगर ये अरावली ना रहे तो यकीन मानिए जो दिल्ली है वो धूल का कटोरा हो जाएगा। इसका 80% हिस्सा राजस्थान में आता है। गुजरात की तरफ इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, तो सिरोही में माउंट आबू, गुरु शिखर ऊंचे एरिया हैं और राजस्थान में 80% एरिया आता है। हरियाणा में थोड़ा मैदानी भाग और फिर दिल्ली में ये समाप्त होती है जाके, और दिल्ली में मोटा मोटी इस पर अतिक्रमण भी हो चुका। अनेक वन अभ्यारण्य इसकी गोद में है। कुंभलगढ़ है, सरिस्का है, जयपुर में अनेक वन अभ्यारण्य। इसके साथ ही तेंदुआ, चिंकारा, जंगली बिल्लियाँ, ऐसे सैकड़ों जीव जंतुओं का ये ठिकाना है। इसके अलावा कैर है, छाल है, अर्जुन है, ऐसे दुनिया भर की जो वनस्पति है वो भी इसकी छत्र छाया में पलती है। अरावली पर्वत श्रृंखला एक विंड बैरियर के रूप में काम करती है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला ही है जिसने उत्तर भारत को रेगिस्तान होने से रोक रखा है। यहाँ से उठने वाली गर्म हवा और आंधियों को ये पहाड़ियाँ रोक कर रखती है। ये मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। साथ ही ये इस क्षेत्र में वर्षा के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है और वर्षा का जो जल आता है उसके जमीन में पुनर्भरण में भी ये पहाड़ियाँ सहयोग करती हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला जिस हिमालय को हम देखते हैं, सीना चौड़ा की और सर ऊंचा की, जो हमारी रक्षा में सदैव खड़ा है, उससे भी बहुत पुरानी, तकरीबन हमारी मानव जाति से भी बहुत पुरानी, तकरीबन 2.5 अरब वर्ष पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात से शुरू होकर राजस्थान के मध्य से होकर हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। तकरीबन 800-900 किलोमीटर की ये पर्वत श्रृंखला है और ये 2 भागों में बांटते हैं। इसके पश्चिम में तो मरुस्थल रह जाता है और पूर्व में मैदानी क्षेत्र हैं, नदियां हैं, उपजाऊ क्षेत्र। तो दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ रायसीना हिल पर, वो भी इस अरावली पर्वत श्रृंखला पर बना हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये परिभाषा स्वीकार की है उसका चहुंओर विरोध हो रहा है। जनमानस में आक्रोश है। हाँ ठीक है, वो भी मैदानों में नहीं आ रहा, सोशल मीडिया पर वो पूरी तरह से नज़र आता है और सरकारें कहीं ये सोचती है कि अरावली का भी वोट नहीं लगता इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमारा तो वोट लगता है। कल को ये सारे लोग सड़कों पे आएंगे, आंदोलन होंगे और ये उग्र आंदोलन होगा। तो उस आंदोलन से बचाने के लिए आप शीघ्र इस निर्णय को पलटें, अरावली का मान सम्मान बचाए रखें। अरावली हमारा घर है, हमारा मस्तक है, हमारे माथे का मोड़ है। अरावली के मान सम्मान, अरावली के स्वाभिमान में किसी भी प्रकार की चोट हम कतई बर्दाश्त नहीं करें। तो आइए लोकमत राजस्थान के साथ अरावली बचाने की मुहिम का हिस्सा बने और हमारी सिरमौर, हमारी रक्षा कवच अरावली पर्वत श्रृंखला को उन पढ़े लिखे नादान लोगों की नादानियों की भेंट चढ़ने से रोकने की एक कोशिश करें, जिन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण बिना सोचे समझे अरावली के सीने में अपनी रिपोर्ट से खंजर घोंप दिया और उस मिशन की ओर निकल पड़े जिसका अंजाम सिर्फ मानव सभ्यता का खात्मा ही है।